Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. उठिए उठिए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑनलाइन एक बार देखिए ना, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? और मुझे चैट में लिख के बताइए यस सर क्लियर है. और गुड मॉर्निंग लिखेगा हर एक बच्चा. वेदिका, गोकुल, राजा, मान्या, ईरा, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग लिखेंगे. नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और फिर क्लास नहीं भी चलेगी तो आपका क्लास छूट जाएगा. वेदिका गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. मतलब वॉइस वीडियो क्लियर है. सबसे पहले वेलकम एवरीवन टू दिस वंडरफुल कोर्स सीए सीएमए. ठीक है, आपने जिससे भी जो भी सुना होगा सब गलत है कि सीए बहुत टफ है, सीएमए बहुत टफ है, पास करना मुश्किल है, होगा या नहीं पता नहीं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर मेहनत. बाद बाकी जो जो भी बोल रहा है सब उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी सेम हो जरूरी नहीं है. मैं तो आप लोगों को पहली बार देख रहा हूं और आप लोग भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. मेरा नाम CA अविनाश संचेती है. अगर CA हटा दो तो अविनाश संचेती है. ठीक है, यू ऑल कैन कॉल मी अविनाश भैया, अविनाश सर, जो तुमको इच्छा है. बस अविनाश नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, अविनाश ये नहीं होना चाहिए. बाद बाकी भैया सर सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना 2016 में, CS बना 2015 में. मैंने अपनी पढ़ाई के जीवन में 3 रैंक्स सिक्योर किए थे. CS एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 1, CS प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 5 एंड CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 3. मैं 10 साल से पढ़ा ही रहा हूं. मैंने कोई जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाया है. और ये CA फाउंडेशन का मेरा शायद 20वां 21वां 22वां बैच होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं. मतलब कंटेंट मैंने ऐसे घोल के पी रखा है. बस अलग अलग टर्म में अलग अलग बच्चे आते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है. तो कोई भी मेरा कंटेंट आप लास्ट टर्म का देखोगे, करंट टर्म का देखोगे, उसमें एक्सप्लेनेशन डिफरेंट रह सकता है. बिकॉज बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाता है. आपको जो आता है वो आपको डिलीवर नहीं करना होता है. डन है बात. बहुत सिंपल टाइप का आदमी हूं, कभी भी डांटता नहीं हूं. चेहरे से डर लग सकता है बट आई एम वेरी स्वीट. ठीक है, अभी मेरी उम्र 16 साल की है. बस 16 साल 2 बार गुजर गए मेरी लाइफ में, तो 16 32 साल का मैं हो गया हूं. तुम लोग मेरे से सिर्फ आधे ही होगे. बट तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि कभी भैया की भैया अभी थोड़े से ओल्ड एज हो गए हैं. बिकॉज तुम लोग के साथ रहते रहते आई अपडेट रेगुलरली. तो जो तुमको मीम पता है वो सब हमको भी पता है. जो तुम बदमाशी करोगे वो सब आई नो पहले से. तो तुम जो करोगे वो सब हमको पता है. जो घर पे क्लास करते हैं उनके लिए सिर्फ इतना है, कभी भी क्लास स्पीकर में ना करें. मेरी क्लास में पारिवारिक माहौल होता है. आप सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के ही क्लास करेंगे. हम नहीं चाहते आप एक जन का फीस दे के घर में सबको पढ़ाओ. ठीक है ना बात. अदरवाइज आपके घर में आपके पापा और मम्मी अगर आपको मारे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है. ठीक, हम लोग CA फाउंडेशन CMA फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए यहां आए हैं. आप लोग जब एडमिशन लेते हो तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड आपको रिकमेंड करता है कि अविनाश भैया के पास जाओ, नवनीत भैया के पास जाओ, सो ऑन सो फोर्थ. वो रिकमेंडेशन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जब पढ़ाई की थी तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसीलिए उन्होंने आपको बोला कि आप भी जाके पढ़ सकते हो. देखो, पढ़ाई का तरीका मेरा बहुत सिंपल है पढ़ाने का. आपको मेहनत करनी होगी. मतलब मैं पूरी जोर तोर से मेहनत करूंगा. बट अगर आप सोचोगे सिर्फ क्लास में पढ़ के आप पास हो जाओगे, दैट इज अ मिथ. जितना क्लास में हम लोग टाइम देते हैं उसका कुछ पोर्शन ऑफ टाइम आपको सेल्फ स्टडी में भी देना होगा. मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, से फॉर एग्जांपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आप घर जाके टॉपिक को खोल के ही नहीं देख रहे, आप होमवर्क ही नहीं बना रहे, जब आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं तो आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको पास करवाना बहुत डिफिकल्ट है. वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब भगवान ऊपर से नीचे उतर के आए. वो आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम चाहते नहीं है वो नौबत आए. हम लोग अपनी तरीके से पढ़ के अच्छे से पास कर सकते हैं.
इस कोर्स में सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक है डिसिप्लिन, दूसरा है हार्ड वर्क, एंड ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है करना। टू मेंटेन डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन सबके बस का बात नहीं है, एंड हार्डवर्क करना सबके इच्छा शक्ति में नहीं होता। सब लोगों को सब कुछ पाना, अगर मैं आज पूछूं ना सबसे हाथ खड़ा करके कौन कौन लोग सीए फाउंडेशन में एक बार में पास करना चाहते हैं, सब लोग हाथ उठाएंगे। बट मैं पूछूंगा ना कौन कौन 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। मतलब हमारे चाहने में और हमारे काम करने में देयर इज अ डिफरेंस। तो डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क इज व्हाट दिस कोर्स वांट्स, और आप लोगों को सबको सिर्फ यही करना है। ये जो हम लोग सीए फाउंडेशन में साथ मिलकर 5-6 महीने गुजारेंगे एक साथ, जब तक आपका फाउंडेशन का एग्जाम होता है, ये आपके लाइफ के सबसे सुनहरे पल होंगे। इन 6 महीनों में आप बहुत मजा करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, एंड डांट भी सुनेंगे। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से आपको टाइट करेंगे। तो जैसे हम आपसे प्यार से बात करके टाइट कर देंगे, एक आपके बहुत अच्छे सर आएंगे नवनीत सर, वो आपको अलग तरीके से टाइट करेंगे। तो हर टीचर का अलग अलग रोल रहेगा आपके लाइफ में, बट दीज 6 months आर गोइंग टू बी द बेस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ। सिर्फ एक ही प्री रिक्विजिट है, जब भी क्लास आओ खुश होके आना है। कभी भी क्लास में आए और तुम्हारा मन में मायूसी है, तुमको पढ़ाई करने का इच्छा नहीं है, उस दिन क्लास ही मत आना, ऑनलाइन कर लेना या बैकअप कर लेना। अपने को क्लास में जब भी आना है हमेशा खुश रह के आना है। मैं अगर क्लास के बाहर भी किसी से झगड़ा करके आऊंगा ना, आपको क्लास में पता ही नहीं चलेगा कि अविनाश बाहर किसी को झड़ के आया है। ओनली बिकॉज आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू, कि मेरे को आपको अच्छे से पढ़ाना है। एंड खराब मूड से कोई आदमी अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, एंड खराब मूड से कोई बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं सकता। जब भी क्लास में आए हमेशा खुश होके आए, एंड ये सोच के आए कि यार आज का जो 1 hour 30 minutes 1 hour 45 minutes सर पढ़ाएंगे, उसमें हमको कुछ नया सीखने मिलेगा। जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है वो सब एकदम सही था, सब एकदम अच्छा था। जिन टीचर ने आपको पढ़ाया है वो एकदम बेस्ट थे। बस अब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा। वहां पर हम लोग नॉर्मली सीखते थे ये चीज ऐसे होता है, अब हमको यहां पे सिखाना पड़ेगा ये चीज ऐसे क्यों होता है। बिकॉज जब तक क्यों नहीं आंसर करोगे ना अपने आप के लिए, आगे जाकर हर प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कोई चीज अगर थोड़ा सा जाके चेंज हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, तो आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं व्हाई दिस हैपेंस। इसीलिए हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है आपको फाउंडेशन लेवल पे इस चीज के लिए तैयार करें कि आपके पास हर वाई का आंसर हो, कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे भी तो हो सकता था। ये जो मन में डाउट है ना, इस डाउट को सॉल्व करना फाउंडेशन का मेन काम है। अदरवाइज जर्नी कब शुरू होगी और कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी आपका जो ये टर्म आता है ना, इसमें बहुत छुट्टियां बीच बीच में आ जाती है। जैसे बीच में दिवाली की छुट्टी आ जाएगी, फिर भाई दूज छठ पूजा आ जाएगा, थोड़ा सा न्यू ईयर का छुट्टी आ जाएगा, फिर उधर जाएंगे तो अपना कभी 26 जनवरी आ जाएगा, कभी 14 फरवरी आ जाएगा। आप लोगों का बहुत बड़ा पर्व है, वो 7 days बट छुट्टी नहीं मिलती है, 14 फरवरी को भी नहीं मिलती है। तो होली आ जाएगा, बहुत सारी छुट्टियां बीच बीच में आती रहती है। इसके कारण से क्या होता है ना, ये जो पूरा का पूरा बैच रहता है, इसमें बीच में मतलब बार बार शुरू होगा, फिर एक बार 2 दिन का छुट्टी हो जाएगा, फिर आएगा, फिर 2 दिन का छुट्टी हो जाएगा। इसमें अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होता है जो कैलकाटा में नहीं है, कैलकाटा से बाहर से आए हैं। अब दिवाली के लिए गए 2 दिन, रह के आ गए 7 दिन। होली के लिए गए 2 दिन, रह के आ गए 7 दिन। तो आपको ये इंश्योर करना है कि हम घर जाएं, घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास जो लाइव ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडीज है आप उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि हम लोग अगर 1 से ज्यादा लेवल पे छुट्टी देंगे ना, तो हम लोग जो 15 मार्च का टारगेट रख के रखे हैं कि 15 मार्च को विल हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कभी कभी बीच में बहुत ज्यादा छुट्टियां होंगी तो हम लोगों को आपको कुछ वीडियो क्लासेस भी देनी पड़ेंगी, वो छोटे छोटे चैप्टर, इजी चैप्टर, वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिकॉज इस बैच में वो प्रॉब्लम आएगी। हमारे साथ सितंबर जनवरी वाले बैच में वो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो बैच चालू होता है अप्रैल से, वो बैच खत्म होता है अगस्त में। तो अप्रैल से अगस्त के बीच में ऐसी कोई छुट्टियां आती नहीं। थोड़ा बहुत आता है, जन्माष्टमी वगैरह आता है, वो रक्षाबंधन वगैरह आता है, अदरवाइज कोई छुट्टियां नहीं होती। तो आपके इस बैच में छुट्टियां ज्यादा होंगी। बार बार ना वो कंसिस्टेंसी बनेगा, कंसिस्टेंसी टूटेगा। तो उस चीज को ना टूटने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज मजे की बात यह है,
फाउंडेशन का सिलेबस एकदम सेम है, डिट्टो सेम है जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है। तो पढ़ाई वाइज बहुत कुछ नया नहीं करना है, कम से कम अकाउंट्स के सब्जेक्ट में तो बहुत कुछ नया नहीं करना है। जो आपने अच्छे से पढ़ा है बस उसको अच्छे से रिवाइज करना है। डन है बात? क्लियर है? बस जितना बोला उतना ही मेंटेन करो, रेगुलरली क्लास आओ और खुशी खुशी क्लास आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने आ रहे हैं मजा ही नहीं आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नीरस जीवन रहेगा तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी हर टीचर की अपनी खूबी है, हर टीचर अपने तरीके से आपको बहुत एंजॉय करवा के पढ़ाएगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अगर आप टिकटॉक वाले लोग हो तो आपको कुछ और ही पसंद है, वो हम लोग नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। बट अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल एंजॉय द क्लासेस। शुरू कर सकते हैं हम लोग। मेरे सामने दोनों टाइप के बच्चे बैठे हैं, एक जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, एक जो सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं। सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे हाथ उठाए। सीएमए फाउंडेशन, ओके, 2 जन है, बाद बाकी सब सीए फाउंडेशन है। ऑनलाइन में मेरे को ना खाली सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे बोलो सर सीएमए, सीएमए लिख के दो, मुझे समझ में आना चाहिए सीएमए वाले बच्चे कौन से हैं। एक्चुअली मैक्सिमम सिलेबस दोनों का सेम है, बस कुछ चैप्टर सीएमए में अलग है, सीए में अलग है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सीए में है बट सीएमए में नहीं पढ़ने हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सीएमए में है और सीए को नहीं पढ़ने हैं। बस उतना सा ही फर्क है, अदरवाइज 70% ऑफ द सिलेबस दोनों का सेम है। जो सीए में पढ़ाऊंगा वो सेम सीएमए में पढ़ना है। बस सीएमए वाले बच्चों का ना एक मन में क्वेश्चन रहता है, सर हमारा पेपर आएगा एमसीक्यू, आप सीए फाउंडेशन का पेपर आएगा सब्जेक्टिव, तो क्या आप हम लोग को एमसीक्यू मोड में पढ़ाओगे? आंसर इज नो। अगर एमसीक्यू मोड में डे 1 से पढ़ाना शुरू कर देंगे ना, तो जब तुम इंटर में जाओगे ना तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सीएमए इंस्टीट्यूट का तरीका क्या है सिलेबस बनाने का? जो फाउंडेशन का सिलेबस है इंटर में सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट है। आज घर जाके आप देख सकते हो, फाउंडेशन अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट सब्जेक्ट है, वहां पर आपको सेम कॉपी पेस्ट सिलेबस करके दिया हुआ है। यानी जो फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा वो इंटर लेवल पे भी सीएमए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको करना पड़ेगा। अगर अभी टिक्की टिक्की करके सीख लिए तो वापस इंटर में जाके पूरा शुरू से सीखना होगा, क्योंकि वहां तो बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग सीएमए फाउंडेशन को सिर्फ सीएमए फाउंडेशन के लिए नहीं, सीएमए इंटर के लिए भी तैयार कर रहे हैं। सेम सीए फाउंडेशन को भी सीए इंटर के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब नॉलेज ऐसी रखो कि इंटर लेवल पे जाए तो कम से कम कोई पूछे ये क्या होता है तो आप बता पाओ। अगर कोई इंसान पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है और आप नहीं बता पाओगे, आप भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे और सामने वाला भी सोचेगा यार ये बच्चा कहां से पढ़ के आया है। तो थोड़ा सा आपको उस लेवल से प्रिपेयर करना है कि आपको सिर्फ फाउंडेशन नहीं करना, आपको सीए इंटर सीए फाइनल में भी जाना है, तो आपका उस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? अब फाउंडेशन में अगर मैं अकाउंट्स के पेपर की बात करूं, पहले अकाउंट्स के पेपर के नहीं, क्योंकि आज तुम लोग का फाउंडेशन का फर्स्ट ही तो क्लास है ना, मेरा ही। मैं थोड़ा सा ना आपको फाउंडेशन के बारे में बताता हूं। मेरे को क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे हैं, मेरे को दोनों के बारे में बताना होगा, सीए सीएमए दोनों के बारे में। दोनों बच्चे दोनों बातें सुनो। पता है क्यों? हो सकता है कभी कभी सीए करने के बाद सीएमए करने का मन किया हो, या फिर वाइसे वर्सा, सीएमए कर रहे हैं बट मेरे को लग रहा है हमको सीए भी कर लेना चाहिए तो हम सीए भी करना चाहे। तो दोनों बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए दोनों चीज के बारे में। जैसे आप करियर काउंसलिंग सेमिनार्स में जाते हो ना, पैसा दे के जाते हो, ये तुम्हारा करियर काउंसलिंग है सीए और सीएमए का बिना पैसा दिए। सर पैसा तो दिए, मतलब सेमिनार के लिए पैसा नहीं दिए हो, पढ़ने के लिए पैसा दिए हो। तो ये अपने को समझना है सीए और सीएमए फाउंडेशन है क्या, ओवरऑल सीए सीएमए फाउंडेशन क्या है, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से इसको क्रैक कर सके। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सीए फाउंडेशन की, लिखना नहीं है किसी को भी, सिर्फ सुनना है। ये सब बातें अपने आप दिमाग में बैठ जाती है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और हर चीज जो मैं पढ़ाऊं वो याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो रटना नहीं है हम लोगों को, हम लोग रटने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, सीखने के लिए आए हैं। सीखना अपने आप हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। सीए फाउंडेशन लेवल पे 4 सब्जेक्ट्स है आपके। चारों सब्जेक्ट का बेसिक नाम बोल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। पहला पेपर होता है आपका अकाउंट्स का, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, 100 मार्क्स का पेपर। दूसरा पेपर होता है आपका लॉ का, 100 मार्क्स का पेपर। तीसरा पेपर होता है आपका मैथ्स का, 100 मार्क्स का पेपर। चौथा पेपर होता है आपका इकोनॉमिक्स का, यह भी कितने मार्क्स का पेपर? 100 मार्क्स का पेपर।
फाउंडेशन लेवल सीए में टोटल हमारे पास 4 सब्जेक्ट है 100 मार्क के, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 400 मार्क्स। सुनना ध्यान से, इन 400 मार्क्स में ये जो पहले 2 सब्जेक्ट है अकाउंट्स और लॉ, यहां का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव नेचर का पेपर आता है। सब्जेक्टिव नेचर का पेपर मतलब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, उसमें आंसर पूरा लिखना पड़ेगा। सब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है, जैसे क्लास 11-12 में आपने एग्जाम्स दिए हैं। ये 2 पेपर जो होते हैं ये होते हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर। कौन बनेगा करोड़पति? हम लोग होगा कौन पास करेगा सीए फाउंडेशन। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में एक सही है, आपको वो सही वाला टिक करना है। आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए एक ओएमआर शीट दी जाती है। क्या दी जाती है? ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का 4 ऑप्शन का ABCD का गोला बना हुआ रहता है। अगर आपको लगता है 1 का C है तो 1 में C में जाके गोला को गोल कर दीजिए, पेंसिल से गोला को, पेन से गोला को गोल कर दीजिए, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके आपको सिर्फ गोले भरने हैं। आपको वहां पे कोई सोल्यूशन करके आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर कोई रफ वर्क वगैरह करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर के पीछे आप अपना रफ वर्क करके वहां पे आप अपना मार्क करके आएंगे। आपको कोई सोल्यूशन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मान ले क्वेश्चन नंबर 4 तेरे को नहीं आता, पास वाले को आता है, तू गोला कर दिया, तो भी तेरे से कोई नहीं पूछेगा ये कैसे किया। सब्जेक्टिव वाले में होता है बताइए कैसे आया। आप फाइनल अकाउंट्स में लिख के आ जाएंगे जीपी 500 चेक कर लेना, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तुमको बताना पड़ेगा जीपी 500 कैसे आया, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 500 कैसे आया। बट सब्जेक्टिव या एमसीक्यू वाले पेपर में आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, आप सिर्फ गोला करके आइए। सीएमए में 4 पेपर एमसीक्यू है, सीए में 2 पेपर सब्जेक्टिव है और 2 पेपर एमसीक्यूज है। जो एमसीक्यू पेपर है ना वो एमसीक्यू इसीलिए है क्योंकि इसके बाद वो कभी नहीं है। मतलब मैथ्स और इको आपको सिर्फ फाउंडेशन में पढ़ना है, इंटर और फाइनल में मैथ्स और इको वापस नहीं आएगा। मैथ्स का एप्लीकेशन जरूर आएगा, पेपर ऑफ कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन जरूर आएगा। मैथ्स जिसको नहीं आती उसको हर कैलकुलेशन में मुश्किल होगा, एप्लीकेशन आएगा, बट सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स इसके बाद इंटर और फाइनल में नहीं है। इसीलिए उसको एमसीक्यू किया है कि इसके बाद उसको करने का जरूरत नहीं है। बट अकाउंट्स लॉ का पेपर फाउंडेशन में है, इंटर में भी है, अकाउंट्स तो फाइनल में भी है, इसीलिए उनको प्योर सब्जेक्टिव पेपर रखा गया है। अब ये 4 पेपर में एग्जाम्स कैसे होता है और पास कैसे होना होता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूं। आपको पता है आजकल सीए इंस्टीट्यूट ने साल में 3 एग्जाम कर दिए हैं, मई, सितंबर, जनवरी। आप लोग वो बच्चे हैं जो मई 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। हम लोग का पहला टर्म जो आप दे पाएंगे वो मई 26 है, बट आपके पास चॉइस होता है, मई में नहीं देना, सितंबर में दे देना। कभी एक्सरसाइज मत करना वो चॉइस। मई का एग्जाम है तो मई में ही देना है। अगर मई में देंगे तो ही आप पास हो पाएंगे। आप सोचेंगे बाद में और पढ़ के दे देंगे, तो उतना पढ़ने का फाउंडेशन लेवल पे है नहीं, उतना तुमको पढ़ना पड़ रहा है, मतलब तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। तो मई, सितंबर, जनवरी साल में 3 बार एग्जाम होता है। आपको 4 पेपर एक सिटिंग में देना पड़ता है अगर आपको पास करना है। ऐसा नहीं होगा अभी अकाउंट्स पास कर लिए मई में, जून सितंबर में जाके लॉ, इको और मैथ्स पास कर लिए, दिस इज नॉट डन। आपको 4 पेपर एक ही सिटिंग में पास होना होगा, तभी आप सीए फाउंडेशन पास करेंगे, नहीं तो पास नहीं करेंगे। सर मान लीजिए अकाउंट्स में 100 आ गया, लॉ, इको और मैथ्स में 0, 0, 0, तो भी आप फेल है, आपको वापस 4 सब्जेक्ट सितंबर में देने पड़ेंगे। इंटर लेवल से क्या होता है, अगर किसी पेपर में 60 या 60 से ज्यादा आ जाता है वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आपने अकाउंट्स में मान लो इंटर लेवल पे 80 ले आए तो नेक्स्ट टर्म में फिर आपको अकाउंट्स नहीं देना, रिमेनिंग पेपर्स देने हैं। तो सर ऐसे करके हम 8 टर्म में 8 पेपर एग्जेम्पशन कर लेंगे, 6 पेपर 6 टर्म में एग्जेम्पशन कर लेंगे। एग्जेम्पशन एक ही टर्म का काउंट होता है। मतलब अभी अकाउंट्स में एग्जामिशन लिए, नेक्स्ट में मान लो लॉ में एग्जामिशन आ गया तो तुम दोनों एग्जामिशन नहीं ले पाओगे थर्ड एग्जाम में, दोनों में कोई एक ही ले पाओगे। इंस्टीट्यूट भी तो इंस्टीट्यूट है, थोड़ी बच्चा थोड़ी है वो। तो यहां पे हम लोग को 4 पेपर एक ही सिटिंग में देना है। पासिंग क्राइटेरिया सुन लो, आपको चाहिएगा मिनिमम 40 इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितना आना चाहिए? 40। मतलब अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको इंडिविजुअली पास होना है तो 40 कम से कम चाहिए। और टोटल में मिनिमम 200 यानी 50%। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको इंडिविजुअली पास होने के लिए कितना चाहिए? 40। इंडिविजुअली पास होने के लिए 40, बट टोटल 4 सब्जेक्ट का मिला के कितना होना चाहिए? 200। मान ले कोई बच्चा इधर 60 लाया, इधर 50 लाया, इधर 40 लाया, इधर 40 लाया। पहले बता इंडिविजुअली वो पास है क्या?
हर सब्जेक्ट में पास है। एक बार टोटल कर, फटाफट टोटल कर, 190, 6 5 11, 4 15, 4 19। सर नहीं समझ में आ रहा क्या बोले। 6 + 5 11 + 4 15 + 4 19, 190। टोटल पास मार्क्स कितना है? 200। आपके पेपर में फेल लिखा हुआ आएगा, अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। जब रिजल्ट आएगा दैट विल बी अनसक्सेसफुल। मान लीजिए सर ऐसा हुआ, इसमें 60 60 40 40 पास है आप। मान लीजिए सर 60 60 39 60, आप 3 पेपर में अच्छे से पास हो गए, बट एक पेपर में 40 से कम आ गया, तो आप क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे, अनसक्सेसफुल माने जाएंगे। मजे का बात, सीए सीएमए में रूल दोनों में सेम है। सीएमए में भी सेम रूल है, 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन टोटल मिनिमम चाहिएगा टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर दोनों में कोई भी एक नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट टर्म में वापस चारों पेपर अपीयर करके चारों क्लियर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है मेरी बात? ये आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। अगर कोई बच्चा टोटल में 280 या 280 से ज्यादा स्कोर करता है तो उसके रिजल्ट में एक चीज लिखा हुआ आता है, पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। देखो ये तो बोल सकते हो कि सर इसका क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है इंटर लेवल पे तुमको कोई 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, बट इसका खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत महत्व है। एक होता है ना ग्रेड AA+, B+, पास तो सभी होता है, बट अगर AA ला के पास हो रहे हैं और A+ ला के पास हो रहे हैं, उसमें तो खुद का सेल्फ मोटिवेशन तो कुछ होता है। अगर आप 280 या 280+ से स्कोर करते हैं तो उसको बोला जाता है पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। आप अपना जब सीवी बनाओगे आर्टिकलशिप के लिए, वहां पर आप लिख सकते हो सीए फाउंडेशन 280+ मतलब 300 एंड पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। तो वहां पे देखा जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ाई वाइज अच्छा है। अब फिर उसका थोड़ा सा आपका को करिकुलर वगैरह कैसा है उसके हिसाब से आपको लिया जाता है, बट पढ़ाई वाइज आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही है, उसके दिमाग में जाएगा। तो बताइए सीए फाउंडेशन का सिलेबस मतलब टोटल सिलेबस क्या है? 4 सब्जेक्ट, 400 मार्क्स, पास कैसे होना है ये क्लियर है सबको? बेसिक आइडिया रखनी है, याद नहीं करना है, बट कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। देख मैं सच बात बताता हूं, जो नॉर्मली एवरेज बच्चा होता है ना, नॉर्मली एवरेज बच्चा किसको बोलते हैं? पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली एवरेज बच्चा। जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अच्छा बच्चा। तो जिसको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो हमेशा एग्जाम में पढ़ाई करने से पहले ये देखता है कि मेरे को हर पेपर में कितना चाहिए, फिर वो डिसाइड करता है हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। सच सच बताओ, ऐसे ही हम लोग करते थे, ऐसे ही तो करते हैं पढ़ाई। अगर आप ऐसे नहीं किए हैं तो फिर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम लोग तो पढ़ाई ऐसे ही करते थे कि भाई देख 100 में 90 लाना है, 90 लाना है तो ये 2 चैप्टर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ऐसे करते थे। तो यही आपको पता होना चाहिए, नहीं पता चलेगा तो आप कैसे ऐसे प्रिपेयर करेंगे? तो मतलब सर आप बोल रहे हैं कुछ कुछ छोड़ के जा सकते हैं। देखो ये सत्य है, परम सत्य है कि एग्जाम में 100% प्रिपरेशन कभी नहीं होती है, कुछ ना कुछ छूटता ही। क्लास हो सकता है आप 100% करो, बट जब रिवीजन करने बैठे तो 95% हुआ। जब एग्जाम से पहले 2 दिन रिवीजन कर रहे हैं तो 90% ही कर पाए। होता है ना, धीरे धीरे कम होते चला जाता है। तो 90% करके भी जाके क्या मैं पास हो पाऊंगा, ये भी तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए हमको पास होना कैसे है। अब अगर सीए फाउंडेशन एग्जाम की मैं बात करूं, पता है 40 लाना इस सब्जेक्ट में डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्या होता है पता है? 40 + 40 + 40 + 40 160 होता है, जबकि टोटल में कितना चाहिए? 200। ये 40 मार्क्स सरप्लस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत बच्चों को देखोगे, अपने फ्रेंड्स का रिजल्ट देखोगे, हर सब्जेक्ट में पास है, बट उसका टोटल में 180, 190, 185, 188, 198, 199 ऐसे आया और वो फेल हो गया। अगर किसी बच्चे को एकदम निश्चिंत तरीके से पास होना है कि हाँ हमको पास होना ही है, हमको इंस्टीट्यूट फेल होने से रोक ना सके, तो पता है उसको कोई भी 2 सब्जेक्ट में 60+ स्कोर कर लेना चाहिए। अगर तुम 2 सब्जेक्ट में 60 या 60+ स्कोर कर लोगे तो बोलो 60 60 120, तो बाद के 2 सब्जेक्ट में कितना लाना पड़ेगा? 80, यानी 40 40, हाँ या ना? एंड 99% बच्चा का जो वो 2 सब्जेक्ट होता है उसमें पहला सब्जेक्ट होता है, बोलो कौन सा? अरे मेरे क्लास में मेरे को तो खुश कर दो बे, लॉ में बोल देना लॉ, ठीक है, मैथ्स में बोल देना मैथ्स, ऐसे बोल देना, बट मेरे क्लास में मेरे को तो खुश करो। पहला पेपर होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स इसलिए होता है, क्लास 11 अकाउंट्स पढ़े हैं, क्लास 12 अकाउंट्स पढ़े हैं, बीकॉम में भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाद बाकी सब्जेक्ट कभी आया कभी लाइफ में चला गया, बट अकाउंट्स हमेशा कांस्टेंट था कॉमर्स में। तो पहला अकाउंट्स। दूसरा
इकोनॉमिक्स। सर व्हाई नॉट मैथ्स? बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका क्लास 11-12 में मैथ्स से नाता टूट गया। 10 तक तो मैथ्स सबको पढ़ना पड़ता है, 11-12 में मैथ्स हो जाता है ऑप्शनल, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे मैथ्स लिए ही ना हो, इसीलिए वो मैथ्स वाला पेपर में ना, ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत टफ होता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस उतना नहीं है अभी, तो इसीलिए आपको पूरा फ्रेश प्रिपेयर करना होगा। मैं इन दो सब्जेक्ट को इसलिए बोलता हूं, इनमें 60 लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लॉ और मैथ्स में 60 लाने के लिए उससे कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इजी गो 60 जो है ना, वो सिर्फ दो सब्जेक्ट में है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। लॉ में सर क्यों नहीं आ सकता? मैं ये नहीं बोल रहा हूं आ नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नया सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ोगे, सब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरी पेपर है, लिखना पड़ेगा ज्ञान, तो उस सब में थोड़ा सा क्या ना प्रॉब्लम होता है। जैसे लड़का लोग को स्पेशली इंग्लिश से हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हम लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, जो सेंटेंस सुन के अच्छा लगता है हमारे लिए वही परम सत्य है। से फॉर एग्जाम्पल कोई हमको बोला ही इज अ बॉय, कोई हमको बोल रहा है ही कैन बी अ बॉय, तो हम बोलेंगे ही इज अ बॉय, अच्छा लग रहा है भाई, ही कैन बी अ बॉय सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग ऐसे इंग्लिश पढ़ते हैं। हम हमेशा इंग्लिश में आता था पता है कि बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, हम पढ़ के देखते थे 4 बार, 4 बार उसी को बोलेंगे, जो बोल के एकदम अच्छा लग रहा है ना वही सेंटेंस करेक्ट है, बाद बाकी जो भी है सब गलत है। हम तो हमेशा इंग्लिश ऐसे ही किए, तुम लोग का पता नहीं, वैसा ही होता है हमेशा। तो हमारी इंग्लिश थोड़ी सी, लड़की लोग का तो भी थोड़ा सा चैट वैट इंग्लिश में करती है, क्योंकि इन लोग को थोड़ा सा वो अलग बात है, तो हम उन लोग का थोड़ा भी कंफर्टेबल है, लड़का लोग का थोड़ा कंफर्टेबल कम रहता है। इसके लिए क्या होता है कि इस पेपर में 60+ लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पहले बताओ पासिंग क्राइटेरिया क्या है और पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बात क्लियर है। तो मैथ्स में और लॉ में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें 40 लाना भी डिफिकल्ट है, बट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में इसलिए मेहनत करना है क्योंकि यहां हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तब जाके हम 200+ क्रॉस कर पाएंगे। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को उनका पूरा का पूरा फाउंडेशन लेवल का करिकुलम क्लियर है। फाउंडेशन पास करोगे तो नेक्स्ट लेवल आता है इंटर, इंटर पास करोगे तो 2 साल की करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद सीए फाइनल एग्जाम देते हो, फाइनल पास करने से आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। बीच में इंस्टीट्यूट की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स होती है जो करनी पड़ती है आपको, वो मजेदार ट्रेनिंग्स होती है, वो जाके करनी पड़ती है, एंजॉय होता है वहां पे। तो मेन जो पार्ट है वो ये है, फाउंडेशन पास करो, इंटर में जाओ, इंटर की पढ़ाई करके इंटर पास करो, 2 साल की आर्टिकलशिप, 2 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद फाइनल का एग्जाम दो, फाइनल पास करोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। क्लियर है? अब इंटर में क्या सब्जेक्ट है, फाइनल में क्या सब्जेक्ट है, अभी जान के क्या करेंगे, वो जब जाएंगे तब सीखेंगे ना। अभी तो हमको किसका पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है, तो फाउंडेशन पे ध्यान देंगे हम। यहां तक क्लियर? अब आ गए सीएमए वाले बच्चे, सब लोग सुनना, काम आएगा। तुम्हारा कोई दोस्त सीएमए करेगा तो फ्लेक्स कर पाओगे। सीएमए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन लेवल पे भी ना 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट? 4। मैं सिंपल नाम बोल रहा हूं रे। एक सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है, नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, या फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल बोले तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, 100 मार्क का। ओके, एक चीज मैं सीए में बताना भूल गया, सॉरी। तुम्हारे जो एमसीक्यू पेपर होते हैं ना, एमसीक्यू पेपर, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव मार्किंग का। ये मेन चीज बताना भूल गया, ये बताएंगे सर लोग भी आपको बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब राइट करने से 1 मार्क्स, छोड़ देने से 0 मार्क्स, रॉन्ग करने से -0.25, -0.25, मतलब जो एक था वो तो गया और तुम्हारा 0.25 एक्स्ट्रा कटेगा। दूसरा क्वेश्चन जो तुमने राइट किया है उससे 0.25 मार्क्स कम हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। यानी यहां पे ऐसा नहीं है कि बस जय श्री राम बोल के जो भी लिखना है लिख दिए, जो भी तुक्का मारना है मार दिए। शांति से पेपर करना होता है, क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा ज्यादा रॉन्ग हो गया, हो सकता है तुम 40 लाख के पास होने वाले थे, नेगेटिव मार्किंग के कारण 35 पे पहुंच गए। तो हमारे एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है। सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग का रूल क्या है, मैथ्स और इको में जब क्लास होगी सर लोग आपको बताएंगे। आज मेरे बाद इको है फिर मैथ्स है, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ दीदी, सीए में रैंक क्या होता है ना, फाउंडेशन लेवल पे इंस्टीट्यूट ने रैंक में कंजूसी कर रखी है।
पहले 3 रैंक्स था, अभी लास्ट टर्म में 10 रैंक दे दिया, तो वो लोग कंजूसी करते हैं। अगर सीए फाउंडेशन में रैंक लाना है, यू नीड टू स्कोर 350 प्लस। 350 प्लस अगर आप स्कोर करोगे तो आपको रैंक के लिए आप मतलब सच में एलिजिबल होगे, क्योंकि पूरे इंडिया में बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर उनको compete करना, ये एग्जाम क्लास लेवल का नहीं है। आप क्लास 11 12 का 11 का एग्जाम देते तो क्लास लेवल का एग्जाम था, 12 में गए तो पूरा स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, ये पूरा इंडिया लेवल का एग्जाम है। जब इंडिया लेवल का एग्जाम का बात होता है ना, तो आपको मेहनत बहुत करनी है। 350 प्लस कम से कम लाना होगा। 350 मतलब टारगेट 90 प्लस इन ईच सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट सॉलिड रखना होगा नंबर 1, और सब में आपको इक्वल स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाई करनी होगी। 350 प्लस लाओगे तो रैंक आने का चांस है, और रैंक इंडिया में सिर्फ 3 ही मिलते हैं, 1 2 3। इंटर लेवल पे 50 रैंक होते हैं, फाइनल लेवल पे 50 रैंक होते हैं, बट फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ 3 रैंक होते हैं। सीएमए फाउंडेशन में कोई रैंक वगैरह के फंडे नहीं है, उनका कोई रैंकिंग नहीं है। इंटर और फाइनल में 50-50 रैंक है, फाउंडेशन में कोई रैंक का फंडा नहीं है। क्लियर है बात? सीएमए फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर हो गया 100। नेक्स्ट पेपर होता है लॉ का, 100 मार्क्स। इस लॉ के पेपर में ना एक कम्युनिकेशन का भी पार्ट होता है। किसका पार्ट? कम्युनिकेशन, थ्योरी पार्ट होता है, वो भी होता है लॉ के पेपर में। एक मैथ्स का पेपर होता है 100 मार्क्स, और एक इको का पेपर होता है 100 मार्क्स। इको में ना एक मैनेजमेंट का भी पोर्शन होता है। क्या क्या चीज का? मैनेजमेंट का। टोटल 400 मार्क्स का होता है। पासिंग क्राइटेरिया सेम है जैसा सीए में था, कि भैया हर सब्जेक्ट में कितना लाना होगा? 40, टोटल में कितना लाना होगा? 50%, मतलब 400 में से मिनिमम 200 लाना होगा। आपके जो सारे पेपर होते हैं ना, सारे पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 एग्जाम 4 दिन में होता है, 4 दिन में, और बीच में एक एक दिन छुट्टी होती है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर का एग्जाम 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख। 16, 18, 20, 22। 16 को अकाउंट्स, 18 को लॉ, 20 को मैथ्स और 22 को इकोनॉमिक्स। एक एक दिन छोड़ के 4 पेपर 4 दिन में। सीएमए फाउंडेशन में एक ही दिन में चारों एग्जाम। जैसे पहले हम लोग का सीए में भी एक ही दिन में चारों एग्जाम होता था, जब सीपीटी था। सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड। पहला एक हाफ होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, फिर थोड़ा देर ब्रेक देके दूसरा हाफ होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। आप लोगों का सुनना अच्छा बात क्या है, ये 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन नहीं आते। सीए फाउंडेशन के एमसीक्यू पेपर में 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स? 1। सीएमए फाउंडेशन में हर पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है? 2 मार्क्स। तो मतलब आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हर पेपर में, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। एंड सबसे अच्छी बात, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर कुछ आए तो बेस्ट है, नहीं आए तो भी बेस्ट है। करके तो आना है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट काटेगा तो कुछ है नहीं। अगर राइट होगा तो मार्क्स दे देगा, नहीं होगा तो मार्क्स नहीं देगा। छोड़ के भी आते तो 0 मिलता, गलत करके भी आएंगे तो भी 0 मिलेगा। तो व्हाट योर माइंड सेज, कि छोड़ के आए कि करके आए? करके आए यार। 10 में अगर 3 भी राइट हो गया तो 3 मार्क्स तो मिला मेरे को एक्स्ट्रा। तो कभी भी हम छोड़ के नहीं आते, हम हमेशा सारे क्वेश्चंस करके आते हैं। तो एक ही दिन में एग्जाम होगा, चारों पेपर होगा, फर्स्ट हाफ में 2 पेपर, नेक्स्ट हाफ में 2 पेपर, 50-50 क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, 100-100 मार्क का पेपर होगा, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द पासिंग क्राइटेरिया रिमेन सेम एज सीए फाउंडेशन। पहले बोल मेरे बच्चे, आपको बात समझ में आया क्या? सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन क्या है? सीएमए फाउंडेशन पास करोगे तो जाओगे कहां पे? सीएमए इंटर में। सीएमए इंटर पास करने के बाद आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। आपका कंपलसरी इंटर्नशिप पीरियड 15 महीना से 18 महीने का रहता है, चेंज करते रहता है। 15 मंथ्स का कंपलसरी इंटर्नशिप पीरियड रहता है। उसके बाद आप अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल पास करेंगे तो आप बन जाएंगे सीएम। तो सीए वालों को 2 साल करना पड़ता है, सीएमए वाले को कंपलसरी 15 मंथ्स करना पड़ता है। बीच में इंस्टीट्यूट की कुछ ट्रेनिंग्स होती है जो आपको करनी पड़ती है। सीएमए वाले बच्चों की ट्रेनिंग्स थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं होती है, इंस्टीट्यूट कभी करवाता है कभी नहीं कराता है, बट सीए वाले बच्चों की कंपलसरी है, वो करनी ही पड़ेगी। एंड दोस ट्रेनिंग्स हेल्प। आपको जब आईटी की ट्रेनिंग मिलती है तो आपको एक्सेल वगैरह सिखाया जाता है, जो रियल लाइफ में आपको यूज करना है। क्योंकि बचपन से आज तक हम लोग उतना कंप्यूटर से इक्विप्ड नहीं है, हम लोग सिर्फ गेम खेलना, वेबसाइट देखना, वही सभी जानते हैं। हम लोग को कंप्यूटर में कोई काम करने बोले तो हम काम नहीं कर पाएंगे, वी आर नॉट दैट इक्विप्ड। तो उसके इक्विप्ड होने के लिए आपको इंस्टीट्यूट अलग से ट्रेनिंग देता है।
तो प्लीज कोई भी बच्चा जो सीए सीएमए कर रहा है, मेनली सीए कर रहा है, वो बच्चा अभी कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन मत करना। बहुत बच्चे पूछते हैं सर फाउंडेशन एग्जाम के बाद 1 महीना कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ले क्या? इंस्टीट्यूट सब खुद कराएगा। आपने इंस्टीट्यूट में इनरोल करवा लिया, अब उसकी जिम्मेदारी है आपको काम लायक बनाना, प्रोफेशनल बनाना, ताकि आप कहीं पर भी जाके क्या कर सके, काम कर सके। वो इंस्टीट्यूट का काम है। मेरा बात समझ में आया? तो प्लीज आप कुछ एक्स्ट्रा मत ज्वाइन कीजिएगा, इतना ही कर लेंगे तो बहुत है। क्लियर है? एक क्लियर पिक्चर सबको दे देता हूं डे 1 पे। जब तक आपका इंटर क्लियर नहीं हो जाता, बैठ जाइए दीदी, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। कोई दोस्त है तो दोस्त के पास, नहीं है तो दोस्त बन जाएंगे। आपको एक क्लियर पिक्चर डे 1 से दे देता हूं। कभी भी 2 नाव पे सवार नहीं होने का। 2 नाव पे सवार होने से मेरा मतलब है 2 कोर्स एक साथ करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक कोर्स लेके चलेंगे। इंटर क्रॉस करने के बाद, क्या क्रॉस करने के बाद? इंटर। अगर आपको कोई दूसरा डोमेन चूज करने का इच्छा है, कोर्स करने का इच्छा है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटर के बाद हमारे पास सीए में 2 साल 2.5 साल का गैप होता है, सीएमए में 18 महीना 20 महीने का गैप होता है। उस गैप में अगर कुछ और करना है तो सोचिएगा, क्योंकि इंटर लेवल तक आपके पास एक दिन भी टाइम नहीं रहेगा। फाउंडेशन का क्लास खत्म होगा मार्च में, फाउंडेशन का एग्जाम दोगे मई में, पास हुए जुलाई में, रिजल्ट आया तो फिर इंटर का तैयारी शुरू हो जाएगा। इंटर का एग्जाम देना है तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर मई में। अगर तुम लोग अभी से बीच में कुछ करने लग गए तो आप फाउंडेशन और इंटर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मन में अगर किसी को है हमको सीएफए करना है, हमको XYZ कुछ भी करना है, अभी कुछ नहीं करना है, जो डिसीजन लेना है वो इंटर के बाद। और क्यों इंटर के बाद ये बताता हूं। आपको इंटर लेवल पे 8 सब्जेक्ट सीएमए में और 6 सब्जेक्ट सीए में पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट के नाम बोलता हूं, दोनों में मैक्सिमम चीजें सेम है। अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, ये सब्जेक्ट सेम है दोनों में। ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जब तक आप ये अलग अलग डोमेन पढ़ोगे नहीं ना, एक्चुअल में आपको समझ में नहीं आएगा मेरे को कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, किस चीज में मेरे को आगे और पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे हो सकता है कोई बच्चा कर रहा है, उसको अच्छा लगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो बोला यार फाइनेंस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को शेयर्स, डिबेंचर ये सब बहुत एक्साइट कर रहा है, वो बच्चा आगे जाके सीएफए करो। उससे क्या होगा, जब आप आगे जॉब करने जाओगे तो उस डोमेन में आपको जॉब मिल पाएगा। अभी से अगर आप वो सब करने लगोगे ना, ना सीए कंप्लीट होगा ना सीएफए कंप्लीट होगा। हमेशा कोई भी आपको सेकंड कोर्स करना है वो हमेशा इंटरमीडिएट लेवल के बाद। मेरा बात समझ में आया मैं क्या बोला? ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना ही तुम्हारे मन में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे स्कूल से फ्रेंड्स निकले। अब कोई फ्रेंड कर रहा है सीएफए, कोई फ्रेंड कर रहा है इसका तैयारी, कोई फ्रेंड कर रहा है उसका तैयारी, तो मन में हमेशा लगता है हम भी कर लेता है। करना मना नहीं है, बट करना कब है? जब मेरे को मेरे कोर्स के से टाइम मिले। अगर मेरे को लगातार फाउंडेशन इंटर में पढ़ाई ही करना है, टाइम 1 मिनट का भी नहीं है, तो मैं दूसरे कोर्स में हाथ लगाऊं, ये सही नहीं है। सीएमए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, 1 जून और 1 दिसंबर। अगर आप इस बार जून में सीएमए में दोगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम जो इंटरमीडिएट का दे पाओगे, दिसंबर में एक ग्रुप दे पाओगे सेम ईयर, और जून में आप दूसरा ग्रुप दे पाओगे। तो जिनको दोनों ग्रुप का देना है वो जून के बाद नेक्स्ट जून में अपना दोनों एग्जाम दे सकता है। तो आपके एग्जाम सिर्फ साल में 2 बार होते हैं, सीए के एग्जाम साल में 3 बार होते हैं। वैसे दोनों के लिए ही 12 महीने का पीरियड है। आप इस मई में पास करोगे तो इंटर नेक्स्ट मई में दे पाओगे, सीएमए में भी इस जून में पास करोगे तो नेक्स्ट ईयर जून में दे पाओगे। बस सीएमए इंस्टीट्यूट आपको एक एक्स्ट्रा चॉइस देता है, अगर तू कोई एक ग्रुप लिखना चाहता है तो बीच में जो दिसंबर आएगा उसमें तू वो एक ग्रुप का एग्जाम दे सकता है। सीए वालों के पास चॉइस नहीं है, आपको मई के बाद मई में ही अपीयर करना है, चाहे 1 अपीयर करो चाहे 2 अपीयर करो। सीएमए वाले के पास चॉइस है, जून में दिया, पास हो गए, एक ग्रुप प्रिपेयर करके दिसंबर में दे दो, फिर एक ग्रुप प्रिपेयर करके नेक्स्ट जून में दे दो, तुम्हारा काम कंप्लीट। इस तरीके से कर सकते हो। पहले बताओ, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, कोर्स करिकुलम सबको क्लियर है एकदम पक्का 100%? ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखना, इससे क्या होता है ना, पढ़ाई किस तरीके से करना है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। डन। लिखने की जरूरत नहीं है, कभी देखना हो तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे या ऐसे ही गूगल में जाके टाइप करना, ये सब तुमको सब पहले से ही लिखा हुआ आ जाएगा। आजकल हर चीज में एआई आ गया है, तो तुमको जो चाहिए उसका शॉर्ट सिनॉप्सिस पहले ही गूगल दे देता है, तो तुम वो पढ़ के देख सकते हो कि हाँ ये क्राइटेरिया है। डन है बात? अभी ऐसे ये क्राइटेरिया बार बार चेंज नहीं होती जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता, तो अभी तुम्हारे लिए भी यही क्राइटेरिया चलेगी। क्लियर रखेंगे? अगर आपको फाउंडेशन लेवल के बारे में समझ में आ गया तो अब मैं अपने सब्जेक्ट में चलता हूं। मेरा सब्जेक्ट क्या है बताओ? अकाउंट्स।
ये चीज ना आपको अपनी कॉपी में लिखनी पड़ेगी। सिलेबस ऑफ अकाउंट्स, सिलेबस ऑफ अकाउंट्स। सीए सीए में दोनों बच्चे लिखेंगे, सीए सीए में दोनों बच्चे लिखेंगे। मैं ब्रैकेट में लिखते जाऊंगा क्या चीज सीए में है, क्या चीज सीएमए में है, और जहां कुछ नहीं लिखूं वो दोनों में है। जहां मैं कुछ नहीं लिखूंगा वो दोनों में है। जहां मैं एक्सप्रेसली लिख दूं सीए मतलब वो सिर्फ सीए का है, और जहां लिख दूं सीए में वो सिर्फ सीएमए का है। डन है बात। अगर मैं सिलेबस को बांटूं तो मैं सिलेबस को डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला पार्ट आता है बेसिक्स और बुक कीपिंग। बेसिक जो जर्नल एंट्री, लेजर वगैरह करना, अकाउंटिंग करने का पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट सिलेबस का। 4-5 पार्ट आएंगे, हाँ, तो थोड़ा जगह बचा के लिखना। और सुनो ना दीदी, पहला दिन टोक रहे, सॉरी, कोई भी बच्चा व्हाइट कॉपी में नहीं लिखेगा। व्हाइट कॉपी इज नॉट अलाउड, यू नीड रूल्ड कॉपी। एग्जाम में जो आपका पेपर आता है वो रूल्ड आता है, तो आप उसी पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आप व्हाइट कॉपी में मत लिखिए। आप जैसा लिखते हो ना वैसा प्रैक्टिस हो जाता है, वैसा स्पीड चलता है। तो इफ यू राइट इन रूल्ड कॉपी, मैं भी रूल्ड कॉपी में ही लिखता हूं, इफ यू राइट इन रूल्ड कॉपी आपका प्रैक्टिस वैसा ही रहता है, फिर आपको पता रहता है कैसे मेरे को लाइन बाय लाइन लिखना है। तो प्लीज एवरी स्टूडेंट, चाहे सीए हो या सीएमए, शुड यूज रूल्ड कॉपी। नो व्हाइट कॉपी इज अलाउड इन द क्लास। आज आप लिख लीजिए फर्स्ट पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उसमें चिपका के फिर नेक्स्ट क्लास से नई कॉपी बनाइएगा। ये कॉपी आप यूज कर सकते हैं, मैथ्स में यूज कर लेना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वहां तो हम लोगों को कुछ लिखना नहीं है, क्लास में लिखना है, एग्जाम में तो कुछ लिखना नहीं है, मैथ्स में यूज कर लेना। अकाउंट्स में आई नीड अ रूल्ड कॉपी। क्लियर है बात। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में वी हैव चैप्टर्स लाइक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत बेसिक्स, जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल क्या होता है, अकाउंट से फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक कैसे बनते हैं। ये एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, जो हमारा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट ये आपने क्लास 11 और 12 में एक्सटेंसिवली कर रखा है बहुत अच्छे से। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा भैया मैंने सैलरी पे किया है एम्प्लॉय को, इसकी जर्नल एंट्री बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बता पाएंगे। ऐसे ही टाइप की चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम वाइज वेटेज कम होता है, बट सीखना जरूरी है ताकि क्या हो सके, आगे जाकर आप इनको अप्लाई कर सको। नंबर बी, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस बहुत बच्चों को इजी लगता था 11 में, बहुत बच्चों को टफ भी लगता था। हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आपके लिए इजी हो जाता है कि नहीं। नंबर 3, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं अगर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं पास में, मतलब दोनों में है, सीए में भी है और सीएमए में भी है। नंबर डी, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। नंबर ई, डेप्रीसिएशन। ये चैप्टर्स दोनों में है, सीए में भी है, सीएमए में भी है। नेक्स्ट एक चैप्टर आता है इन्वेंट्री, ब्रैकेट में लिखिएगा सीए। अगर सीएमए वाले चाहे तो लिखे ही ना, सीएमए वाले नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ये इन्वेंट्री वाला चैप्टर सिर्फ सीए में है। वैसे मैं सीएमए वाले बच्चों को पहली 3 क्लासेस में बुलाता हूं, इन्वेंट्री वाले में भी। क्यों? क्योंकि इससे फाइनल अकाउंट्स का लिंक शुरू होता है। हाउएवर ये सिलेबस आपके, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। इंस्टीट्यूट की मैट में कहीं इन्वेंट्री बोल के चैप्टर दिखाई नहीं देगा। तो ये इन्वेंट्री चैप्टर सिर्फ किस में है? सीए में। तो सीए वाले बच्चे लिखो, सीएमए वाले नहीं भी लिखोगे चलेगा। बेसिक्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, इसमें सबसे पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने क्लास 11 में यह चैप्टर पढ़ा है, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाना, तो वही चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। नंबर बी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। नंबर सी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनटीओ या एनपीओ।
याद करो बचपन में रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब एनटीओ में था, नॉन ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में है, सीए में भी सीएमए में भी। नंबर डी, ये सिर्फ सीए में है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सिर्फ सीए में है, सिंगल एंट्री, सीएमए में नहीं है, सिर्फ सीए में है सिंगल एंट्री। दो चैप्टर और मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ सीएमए में है, एक कंसाइनमेंट ओनली सीएमए, सीएमए नहीं है, एक जॉइंट वेंचर ओनली सीएमए, सीएमए नहीं है, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। तो सीएमए वाले लिखे कंसाइनमेंट जेवी और सीए वाले ना लिखे इसको, तो आपको अपना सिलेबस मिल गया, सीएमए वालों को अपना सिलेबस मिल गया। अब नेक्स्ट वाला ना, थर्ड वाला, सीएमए वाले नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीए वाले, कंपनी अकाउंट्स ओनली सीए, सीएमए में नहीं है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्या क्लास 12 में पढ़ा था सर? 6 महीना यही तो पढ़े थे, 6 महीना ये, 6 महीना पार्टनरशिप। क्लास 12 में मेन तो यही होता है, कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप। तो कंपनी अकाउंट्स का इश्यू फॉरफीचर। नंबर बी, बोनस एंड राइट इश्यू, ये नया चैप्टर है, क्लास 12 में पढ़ा हुआ नहीं है। नंबर सी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नया चैप्टर है, क्लास 12 में पढ़ा हुआ नहीं है। नंबर डी, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये शायद पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा क्लास 12 में। डिबेंचर इश्यू करना, डिबेंचर रिडीम करना, बहुत बार पूछता हूं तो बच्चे बता देते हैं। आप वर्ड सुने हो क्या? डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, नहीं सुने हो? पढ़ेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों का शायद पढ़ा हुआ रहता है, सीबीएसई आईएससी में कुछ बच्चों का रहता है किया हुआ, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, ये सिर्फ सीए में है, सीएमए में नहीं है। ये सीएमए वाले इसकी जगह लिख सकते हो, सीएमए वाले कॉस्ट अकाउंटिंग, सीएमए, ये सीएमए नहीं है। सीएमए वाले इसकी जगह पे लिख सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट टॉपिक सिर्फ सीए में है वापस, पार्टनरशिप। तो देखो सीएमए का सिलेबस बहुत सॉर्टेड है, छोटा सा सिलेबस है। आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है और कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक सीखना है, आपका सिलेबस खत्म। आपको कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप नहीं सीखना है। क्यों? इंटर में ये सिखाया जाता है, पार्टनरशिप सिखाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कंपनी अकाउंट सिखाया जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। सीए वाले बच्चे ये सब फाउंडेशन में सीखेंगे। पार्टनरशिप में आपने सुना होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, याद है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना पड़ता है। फिर रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सुना है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो सीखना है। फिर तीसरा डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, और उससे करते हैं। तो 3 पार्ट है। पहला हो गया फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन में एक टॉपिक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग से मत लिखो, वो डिसोल्यूशन का ही पार्ट है। ये सिलेबस है सीए वाले बच्चों का और सीएमए वाले बच्चों का। अपना अपना सिलेबस में सब झांक लीजिए, कितना आपको पढ़ाई करना है आपको समझ में आ जाएगा। अगर सच बोलूं, क्लास 11-12 में मैक्सिमम टॉपिक्स पहले से पढ़ा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह पढ़ा हुआ है। बीआरएस मैक्सिमम लोगों का पढ़ा हुआ होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है। डेप्रीसिएशन पढ़ा हुआ है पहले से। इधर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, रेक्टिफिकेशन, एनटीओ पढ़ा हुआ है पहले से। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है पहले से। पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट्स रिकंस्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है पहले से। 70-80% ऑफ सिलेबस हम लोग ऑलरेडी 11-12 में पढ़ के आए हैं।
तो सर हम फाउंडेशन का ट्यूशन ही क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम तो मेरा किया हुआ है, खुद से कर लेंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन का फर्क होता है। इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस, इट अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में। वहां पर क्या होता था, क्लास 12 की आज की हार्श रियलिटी बताता हूं, हर चैप्टर का पहला 5 क्वेश्चन बना लो, उसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी पेपर कर दिया है। जब से इन्होंने इजी किया है ना, बच्चों की क्वालिटी गिरते जाती है। क्यों? बच्चे को पता है कि अगर 10 चैप्टर में 6 भी करके जाएंगे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, तो बच्चा पहले से ही पार्शियल स्टडी सीख लेता है। इसीलिए बच्चों की क्वालिटी दिन प्रतिदिन गिरते चली जा रही है। ये हार्श ट्रूथ है, सुन के खराब लग सकता है बट ये हार्श ट्रूथ है। प्लस क्या होता है, जब ऐसा दिखता है कि सिलेबस एकदम सिंपल है, इजी इजी क्वेश्चन आएगा, तो टीचर्स भी ना उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा तो पास हो ही जाएगा। जो 90 95 तो आजकल नॉर्मल हो गया। हमारे टाइम में कोई 90 95 लाता था तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाता था। आज के दिन 90 95 कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास में मैक्सिमम बच्चों के अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में 90+ आए होंगे, बट आपको भी पता है कि 90+ आया तो है, कोई अचानक से पूछ ले तो शायद ही हम बता पाए। ये जो डिफरेंस है ना मार्क्स में और लेवल ऑफ नॉलेज में, इसी के कारण बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सही आईना क्या होता है, तेरी नॉलेज अगर 80 मार्क्स वाली है तो तेरे को मिलना भी कितना चाहिए, 80 मार्क्स। तब तो तेरे को पता रहेगा कि हम क्या है। तेरी नॉलेज है 80 वाली और तेरे को मिल रहा है 95, तेरे को कभी अपनी रियलिटी पता ही नहीं चलेगी तुम क्या है। और सीए सीए में ना डे 1 से रियलिटी दिखा देता है। तुम अगर 60 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाओगे तो तुम देख लोगे पेपर में 60 से कम ही आएगा। तुम 100 का प्रिपेयर करके जाओगे तो 90 85 आएगा, 100 नहीं आएगा। बहुत डिफिकल्ट है। तो वो लेवल दिखाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चा सोचता है कम मेहनत करके भी ज्यादा अचीव किया जा सकता है, जबकि रियलिटी है ज्यादा मेहनत करने से थोड़ा सा मिलता है। तो वो रियलिटी और जो हो रहा है उनमें बहुत डिफरेंस है, इसीलिए बच्चे समझ नहीं पाते हम नॉलेजेबल है या नहीं है। क्लास 12 तक मार्क्स इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ योर नॉलेज। बहुत बच्चे ऐसे सकते हैं जिनके मार्क्स कम है बट वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा बातें जानते हो। तो मार्क्स इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ नॉलेज। बोलो सिलेबस क्लियर है क्या आपको? सीएमए वाले का सिलेबस थोड़ा छोटा है, सीए वालों का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। क्लियर है? बट सीए इंस्टीट्यूट एकदम अपने सिलेबस बनाने में क्लियर है। फाउंडेशन में जो पढ़ा दिया इंटर में कभी घुमा के देगा नहीं। वो बोलता है फाउंडेशन में जो पढ़ लिया वहां पढ़ लिया, इंटर में उसका एप्लीकेशन रहेगा, बट हम वापस उस चैप्टर के लिए मार्क्स नहीं देंगे तुमको। बट सीए में बोलता है नहीं, जो फाउंडेशन में पढ़ा वो इंटर में वापस एक बार रिवाइज करो, हम उसके लिए तुमको मार्क्स भी देंगे। मतलब सच बात बताऊं, फाउंडेशन में जो पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में तो 100 मार्क्स का आएगा ही, इंटर लेवल पे 40 मार्क का पेपर इसी से आता है, 40 मार्क का पेपर इससे आता है। सीएमए में, सीए में 1 भी मार्क्स का नहीं आता है। इंस्टीट्यूट एकदम क्लियर है, अगर फाउंडेशन में ये पढ़ लिया तो इंटर में हम ये तुमसे नहीं पूछेंगे, इसका ऊपर लेवल पूछेंगे। इसीलिए थोड़ा सा सीए वालों को टफ माना जाता है सीए को, और थोड़ा सीएमए को थोड़ा लीनियंट माना जाता है। इसमें कुछ खराब पाने का नहीं है, अपना अपना कोर्स का अपना अपना तरीका होता है। आज ग्रेजुएशन का कोई इज्जत ही नहीं है, तो इंस्टीट्यूट अपना वैसा इज्जत बना रहा है। वो ग्रेजुएशन वाला जो यूनिवर्सिटीज है वो अपना इज्जत बना रही है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो खत्म ही है, बंद ही कर देना चाहिए, बस वो चालू है, पैसा आता है। कैलकाटा का एक भी कॉलेज में जाके कोई फायदा नहीं है, खाली बकवास होता है, पढ़ाई के नाम पे कुछ होता नहीं है। 4 घंटा बच्चे को सुबह सुबह बुलाओ और अटेंडेंस दिलवाओ, यही काम होता है। आप यही कैलकाटा से बाहर जाइए, दिल्ली वैली की कॉलेजेस में जाइए, आपकी ग्रूमिंग की जाती है, आपको सिखाया जाता है। हाँ, वहां दूसरी आदतें भी बच्चों को लग जाती है, वो बात अलग है, जो जैसा लेना चाहे। बट कैलकाटा के कॉलेजेस आर वर्स्ट नाउअडेज। मतलब कोई भी कॉलेज, हाई से लेके लोएस्ट लेवल, सारे कॉलेज में एक ही खेला है, खाली बच्चे की अटेंडेंस आनी चाहिए। और जिन कॉलेजेस में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, उस कॉलेज में एक भी बच्चा दिखाई नहीं देता है। तो पढ़ाई के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, किसके लिए बुलाया जा रहा है? अटेंडेंस के लिए। पहले बताइए, आपको सिलेबस क्लियर रहेगा क्या? पक्का? अकाउंट्स के पेपर के लिए मैंने ना आपको टोटल 2 बुक्स दी है, सीए में भी और सीएमए में भी। एक बुक हमारी है समरी बुक और एक बुक हमारी है क्वेश्चन बैंक। हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना क्लास में, कॉन्सेप्ट सारा लिखेंगे समरी बुक के अंदर। मतलब मैं कॉन्सेप्ट आपको कॉपी में नहीं लिखवाता हूं, क्यों?
होता क्या है, आप जब फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर पढ़ोगे 2-3 कॉपी भर जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, ज्ञान वगैरह रहता है। होता क्या है प्रॉब्लम, अगर तेरे को बीआरएस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पूरा कॉपी खोजना पड़ता है कहां से बीआरएस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, फिर 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा, 4 क्वेश्चन है, फिर 2 पेज घुमा, फिर 1 कॉन्सेप्ट पढ़ो। इसीलिए मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट बुक को अलग कर दिया और क्वेश्चन बनाने की कॉपी अलग हो गई। अब तुम एकदम क्लियर हो, मेरे को अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो कॉपी खोलने का दरकार नहीं है, मेरे पास एक बुक है, बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट सर ने लिखा है, मैं वहां जाके अपना कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लूंगा। और अगर मेरे को क्वेश्चंस देखना है तो मेरे को कॉन्सेप्ट बुक खोलनी ही नहीं है, मैं अपना क्वेश्चन बैंक खोलूंगा, कॉपी खोलूंगा, मेरे को सारे क्वेश्चन एक जगह पर मिल जाएंगे। सेम चीज सीएमए में भी और सीए में भी आपकी कॉन्सेप्ट बुक अलग रहेगी और आपका क्वेश्चन बैंक और कॉपी अलग रहेगा। कॉपी में हम लोग सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, कोई ज्ञान नहीं लिखेंगे, सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करने का काम कॉपी में होगा, ज्ञान सारा लिखने का काम किस में होगा, कॉन्सेप्ट बुक में होगा। तो सारे बच्चे जो भी अभी क्लास कर रहे हैं प्लीज चेक कर लेना वो दोनों बुक आपको मिली है या नहीं है। कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों बुक आपको मिलनी चाहिए, वो दोनों बुक हम यूज करेंगे। आप अगर अपनी क्वेश्चन बैंक खोलोगे ना, सीए सीए में दोनों ही, क्वेश्चन बैंक के एकदम पीछे जाओगे ना, पीछे सीएमए वाले बच्चों को क्वेश्चन बैंक के पीछे दिखाई देगा एमसीक्यू, और सीए वाले बच्चों को क्वेश्चन बैंक के पीछे दिखाई देगा इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स। आप देखो ये जो अलग अलग कलर के प्रिंट आए हुए हैं ना, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये इंस्टीट्यूट का ही बनाया हुआ है। सीएमए वाली बुक में पीछे क्या है, मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे इंस्टीट्यूट के, वो इंस्टीट्यूट के पेपर्स मैंने आपको दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, हर चैप्टर पढ़ने के बाद ये चेक करना बहुत जरूरी है मैंने जो पढ़ाई की है उससे मैं इंस्टीट्यूट का एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बट आपसे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पढ़ाई में थोड़ा सा झोल चल रहा है। तो टू अंडरस्टैंड कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के लेवल से सही है या नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये पीछे पेपर्स दिए हैं। मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको बोलूंगा हर दिन एक पेपर से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। ये आपका हर चैप्टर के बाद होमवर्क रहेगा कि भैया हर दिन आपको चैप्टर से क्वेश्चन बनाना है उस पेपर से। जैसे बीआरएस का से फॉर एग्जांपल सितंबर 25 का पेपर में, वहां जून 25 से जनवरी 25 से जून 20 कितना तक दिया हुआ है, जून 25 तक दिया हुआ होगा, कहां तक दिया हुआ है, नहीं जून 24 से जैन 25 तक दिया हुआ है ना। जैन 25 के बाद और कितने एग्जाम हो गए, 2 एग्जाम, जून 25 और सितंबर 25, उनके भी पेपर्स आपको दिए जाएंगे। वो पेपर भी आपको रखने हैं अपने पास। आपको क्या करना है, बीआरएस चैप्टर खत्म हुआ, आपको सबसे पहले सितंबर 25 का बीआरएस का क्वेश्चन एक दिन बनाना है, फिर नेक्स्ट दिन जून 25 का बनाना है, नेक्स्ट दिन जैन 25 का बनाना है। एक ही दिन में 5 पेपर नहीं, एक एक दिन में एक एक क्वेश्चन। सर क्यों एक एक दिन में एक एक क्वेश्चन, लगातार 5 दिन जब बीआरएस की प्रैक्टिस करोगे ना, बीआरएस यहां पे बैठ जाएगा। एक दिन में 5 क्वेश्चन बनाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट वो एक ही दिन हुआ, एक ही दिन याद रहा, 5 दिन फिर कुछ नहीं बनाए तो सब भूल गए। बट हर दिन अगर एक एक क्वेश्चन बनाओगे तो वो कॉन्सेप्ट बार बार दिमाग में घूमेगा, आपको चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। तो जून 24 का पेपर आपको दिया हुआ है, सितंबर 24 दिया हुआ है, जैन 25 दिया हुआ है, इसके बाद मई 25 एक और सितंबर 25 एक, ये 2 पेपर आपको और दिए जाएंगे। आपके पास ये 5 टर्म के पेपर होंगे जो हर चैप्टर के बाद बनाने पड़ेंगे। और मैंने क्या किया है पता है, लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड भी दे दिया है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां से सजेस्टेड आंसर देख सकोगे। और अगर कोई डाउट रहेगा तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्लास में आएंगे, उसमें आप पूछ सकते हो। सेम चीज सीएमए वालों को, जो बुक के पीछे आपको पास्ट एग्जाम दिए हुए हैं, आपका बीआरएस कंप्लीट हुआ तो बीआरएस के सारे एमसीक्यूज आपको ट्राई करने हैं, जिसमें डाउट हो आप पूछेंगे। इससे क्या होगा, हमको यह समझ में आएगा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हम एग्जाम लेवल पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सीएमए वालों बच्चों को अलग से कॉन्सेप्ट बुक के पीछे कुछ एमसीक्यूज और मिलेंगे, वो मैं आपको अलग से करवाता हूं, वो अलग से करवाए जाएंगे, तो वो अलग से होंगे हमारे। ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है हर चैप्टर खत्म होने के बाद। क्लियर है पढ़ाई का तरीका? तो हमारा ज्ञान सारा कौन सी बुक में रहेगा, कॉन्सेप्ट बुक में। क्वेश्चन सारे कहां पे है, क्वेश्चन बैंक और कॉपी में उनका आंसर रहेगा। मेरे बुक की खास बात, एक भी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ नहीं है। पता है आंसर दे देने से क्या होता है, तुम सिर्फ माथा लगाते हो आंसर तक कैसे पहुंचे।
वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है, तुमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा सिर्फ दिमाग चलता है कि हमको बस उस आंसर तक पहुंचना है, एंड दिस इज अ बैड हैबिट। इसमें क्या होता है, आप तोड़ मरोड़ के सीखते हो। चल इस 10,000 को प्लस करके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं, 5,000 को माइनस करके देख आंसर आ रहा है कि नहीं। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू स्टडी। मैंने एक भी आंसर इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि इस बुक के सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, इंक्लूडिंग जब मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो होमवर्क भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर क्लास में एक होमवर्क देता हूं। पहला चैप्टर का 2-3 क्लास में कोई, 2 क्लास में कोई होमवर्क नहीं जाता है। थर्ड क्लास से नॉर्मली होमवर्क देना शुरू करता हूं, और वे भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम। बहुत कभी छुट्टी पड़ गया, बीच में संडे आ गया तो 2 क्वेश्चन, नहीं तो 1 क्वेश्चन देता हूं। क्यों? जब आप क्लास में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो घर में अलग बैठ के मेहनत नहीं करना है। घर में जाके सिर्फ जो पढ़ाया उसका रिवीजन और 1 क्वेश्चन होमवर्क कर लो, ताकि जो पढ़ा वो तुमको क्लियर रहे। बाद बाकी सब कुछ मैं क्लास में कराऊंगा, आपको घर जाके कुछ करने का जरूरत नहीं है। And the day I complete the syllabus is the day when your syllabus is complete. फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मेरे को तो ये कुछ समझ में ही नहीं आया, हमको वापस पढ़ना पड़ेगा। बस उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं बीआरएस के फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड थर्ड क्लास एब्सेंट, फिर फोर्थ क्लास में अचानक से आ गए। वो आने से हम नहीं सिखा पाएंगे। हम अगर कोई चैप्टर स्टार्ट किया, आप आ रहे हो तो हर क्लास में आना है, और मजा इसी में है। मैं तेरे को बोला ना, ये फाउंडेशन का 6 महीना जीवन भर याद रखोगे। जितना यहां पर क्लास में रोज आओगे उतना मजा ज्यादा आएगा। अभी तो देखो एक दूसरे को जानते नहीं हो, मैक्सिमम हर जन का एक एक फ्रेंड होगा, बट धीरे धीरे जब आपस में सबको जान जाओगे ना तो तुमको मजा लगेगा, चल क्लास में चल भाई, बहुत मजा होता है। तो हमेशा ट्राई करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर कोई चैप्टर शुरू किया है तो उसको एंड भी अच्छे से करना है। ये नहीं कि एक दिन आए 2 दिन एब्सेंट कर गए। ये करने से मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। अगर सीखना है तो रोज आपको लाइव आना पड़ेगा। कोई दिन एब्सेंट हो रहा है तो आपके मोबाइल में लाइव ऑनलाइन का एक्सेस है, आप उस दिन घर से लाइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी नहीं कर पाओ तो सेम डे बैकअप आ जाएगा। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बस सेम डे बैकअप कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी क्लास छूटेगी नहीं, आपका कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। क्लियर छे मेरी बात? आपको पढ़ने का तरीका, आपका सिलेबस, आपका सीए सीएमए फाउंडेशन का पेपर्स, ये सब बात क्लियर है। और भी छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम के लिए काम की है, बट वो अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। जैसे पेपर पैटर्न क्या होता है, अभी मैं पेपर पैटर्न बता के कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। देख ये चैप्टर का क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, देख ये चैप्टर से ना ट्रू फॉल्स आता है, देख ये चैप्टर से ना ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं तेरे को वो तब बताऊंगा जब एक बार हम लोग वो पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बिना पेपर पैटर्न बता के कोई फायदा नहीं है। सीएमए में कोई पेपर पैटर्न नहीं होता। 50 क्वेश्चन होगा, 2-2 मार्क्स का, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आपको सब आंसर टिक करना है। बट सीए में एक सेट पेपर पैटर्न है, सब्जेक्टिव पेपर है, इसीलिए पेपर पैटर्न है। क्लियर रहेगा? अब लास्ट बात, तब जाके हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपना फर्स्ट चैप्टर चालू कर पाएंगे। ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मैं पढ़ाता नहीं हूं बार बार। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह जैसे टॉपिक्स। ये मैं साल में एक बार पढ़ाता हूं, और बाद बाकी सारे बच्चों को इसको वीडियो करना पड़ता है। इसके वीडियो ना आपके एप्लीकेशन पे आपको दिखाई देंगे, बट आपको हड़बड़ी में नहीं करना है। कैसे करना है? जैसे अभी अभी अकाउंट्स की आपकी क्लास चालू होगी, जिस दिन 3 क्लास है उस दिन घर जाके आप 1 वीडियो कर सकते हो। आपको सिर्फ 1 वीडियो करके डेली करना है। छोटी छोटी क्लासेस, 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लासेस होंगी, जहां पर आप बेसिक चीजें सीखोगे। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसमें ना अगर हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो मेन चैप्टर्स में हमारा टाइम कम हो जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया आपके इस जो सीजन है इसमें बहुत सारी छुट्टियां आएंगी, उन छुट्टियों को टैकल करने के लिए जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा। ये YouTube पर भी फ्रीली अवेलेबल है। मेरा YouTube पर भी बेसिक्स का सारा क्लासेस डाला हुआ है, और ये मैं आपके एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा। आप जहां से करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कल से मैं बीआरएस चैप्टर चालू कर दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको 20 दिन का टाइम दे रहा हूं, पहले तुम 20 दिन घर पे कर लो फिर मेरे पास आना। नहीं, बेसिक साथ साथ में चलता रहेगा, क्योंकि बेसिक्स में कुछ करने का नहीं है। मतलब आपको सिर्फ 1 क्लास सुनना है, आपको समझ में आ गया, हाँ सर आज आपने ये पढ़ाया। जैसे फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ाता हूं अकाउंटिंग साइकिल।
अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट से आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है, फिर समराइज करना है। ये एकदम बेसिक बेसिक बातें जो एकदम क्लास 11 में जब शुरू किया था ना अकाउंट्स, तब आपने पढ़ी थी। मैं आपको डेबिट क्रेडिट का रूल बताता हूं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, ये एकदम बेसिक बेसिक बातें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में डील की जाती है। इसके कुछ 14-15 वीडियोस होंगे, वो 14-15 वीडियोस आपको सिर्फ इंश्योर करना है अक्टूबर मंथ में, आज कितनी तारीख हुई है 10, अक्टूबर में टोटल कितने दिन होते हैं 31, आपको अक्टूबर में रोज एक एक क्लास करके कंप्लीट करना है। ये जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, हमारा यहां से तो पढ़ाई कल से ही शुरू हो जाएगा, यानी कल मैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। क्या है? BRS। सर इसके लिए हमको बेसिक्स की नॉलेज नहीं चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए होगी वो मैं खुद बताऊंगा क्या चाहिए। तो हम लोग अपनी पढ़ाई जैसे चालू है, हमारी रूटीन कल से चालू हो जाएगी। आज जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन दिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, हमारा सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कल से मैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा BRS। और ये जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये आपको कैसे करना है? आपको वीडियोस करना है। हर दिन कितना वीडियोस? एक। सिर्फ अकाउंट्स में ही आपको वीडियोस दिए जाएंगे, बाद बाकी हर सब्जेक्ट में आपको एकदम शुरू से शुरू करना है, क्योंकि वो सब सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। जैसे लॉ पूरा का पूरा, इको पूरा का पूरा, वहां पे कुछ नहीं करना है। बट अकाउंट्स में जो बेसिक्स वाला पार्ट है, क्लास 11-12 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको बेसिक्स वाला पार्ट वीडियो करना है। BRS से हम लोग कल चालू कर रहे हैं। अब कल आपको लाना क्या है सुन लो, ये हर दिन कंपलसरी है, इसके बिना क्लास में नहीं आने का है। आपको कॉन्सेप्ट बुक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2 क्वेश्चन बैंक लाना ही पड़ेगा, वहां से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस। एक कॉपी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां होगा? कॉपी में। अकाउंट्स का ये 3 डेली कैरी करना है, मतलब 3 बुक आपको डेली कैरी करनी है अकाउंट्स का, जब जब क्लास होगा। अकाउंट्स का क्लास कब होगा? तुम लोग को रूटीन मिल गया, मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट वेडनेसडे, मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट वेडनेसडे, और टाइम यही रहेगा। टाइम आज मैंने 11 बजे से चालू किया, 10:45 से आपकी क्लास चालू हो जाएगी 10:45, और 1.5 घंटे से 1 घंटे 40 मिनट की क्लास होगी, मतलब 12:15 से 12:25 के बीच में मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर 15 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास खत्म होने के बाद हाफ एन आवर ब्रेक मिलेगा लंच के लिए, और उसके बाद आपकी 3rd क्लास शुरू होगी, जो कि रहेगी मैथ्स। शुरू होगा डे अकाउंट से, खत्म होगा डे मैथ्स में, बीच में होगा लॉ और इकोनॉमिक्स। मंडे टू सैटरडे हर दिन कितनी क्लास? 3 क्लास आपकी होगी। डन है बात? टिफिन कैरी करना है, पानी कैरी करना है, वो सब आप बड़े बच्चे हैं जानते हैं। खाना अगर कुछ है तो सब कुछ यहां पर मिलता है, कहां पर? पास वाली गली में। अगर कोई नया बच्चा है नहीं जानता है, यहां से उतर के 1 मिनट पैदल जाओगे ना तो गली आएगी राम मंदिर वाली गली, उसके अंदर खाने का सारा सामान मिलता है। किसी को चाउमीन खाना है, पाव भाजी खाना है, समोसा खाना है, कचौड़ी खाना है, सब कुछ मिलता है, और सब ठीक रेट पे मिलता है, तो आप खा सकते हैं। बट आई विल एडवाइस कम खाइएगा, क्योंकि वो ज्यादा खाने से ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे अपने आप को। जो पीजी में कौन कौन रहते हैं? पीजी वाले बच्चे आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, सबसे ज्यादा आपकी सेहत खराब रहेगी, क्योंकि उल्टा पुल्टा खाना होगा, तो ध्यान से खाइएगा, उल्टा पुल्टा मत खाइएगा। सर ये सब भी आप बताएंगे? हाँ बताना पड़ता है, क्योंकि तबीयत खराब होगी तो क्लास मिस करोगे तो सब्जेक्ट अच्छे से मजा नहीं आएगा तो हमको आके बोलोगे अरे सर मजा नहीं आ रहा है। तो तुम्हारी तबीयत भी ख्याल रखना पड़ता है, ताकि तुम क्लास मिस ना करो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चा क्लास मिस ना करे। तो आप खाइए पिए, बट ऐसा खाइएगा कि वो है। और मैं ना आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने के रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ की ये चीज़ खाओ, वो खाओगे ना तो उसके बाद वो चीज़ सिर्फ वही की खाओगे, दूसरी जगह की नहीं खाओगे। जैसे जो चाय लवर्स है, कौन कौन है चाय लवर्स यहाँ पे? तो मारवाड़ी वगैरह, तो चाय लवर्स तो भर भर के होंगे, बैठो। चाय लवर्स वाले बच्चों को जो सेकेंड ब्रेक आएगा ना, सेकेंड ब्रेक उसमें पीने जाना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा 10 मिनट वॉक है, 5 मिनट वॉक है। आपको कहाँ जाना है? एक सिंघी बगान बोल के गली है। क्या गली है? सिंघी बगान। ये गली छोड़ोगे, ये राम मंदिर वाला, इससे सीधे सीधे चले जाओगे, रोड पे सीधे सीधे चले जाओगे। ऑपोजिट साइड में ना एक रविंद्रनाथ टैगोर का गेट दिखाई देगा। उस गेट के अंदर जाओगे ना, किसी से भी पूछना पांडे चाय कहाँ है। क्या चाय? पांडे चाय। वहाँ का चाय पीजिएगा। आप हर दिन वहीं चाय पीने जाएंगे, क्योंकि वो मेरा भी अड्डा है। मैं रोज नहीं जाता, मेरे को कभी कभी टाइम मिलता है, बट वो चाय अड्डा बेस्ट अड्डा है। कभी चाय पीने का ऐसा होना कि सर आज तड़प है चाय पीने का, आप प्लीज उसी की चाय पिएगा। कमीशन नहीं मिलता है मेरे को, बट उसकी चाय बहुत अच्छी है। और किसी को कचौड़ी सब्जी भाई तो पांडे चाय के पास ही कचौड़ी सब्जी है, वहां पे खाइएगा, आप हमको बोलेंगे सर बहुत अच्छा था। डन। कभी कभी मैं भी आपको पार्टी देता हूँ, कचौड़ी सब्जी वगैरह खिलाने ले जाता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है तब।
तो उस दिन हम भी आपको लेके जाएंगे, तो अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। जो बच्चे पीजी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो जरूर इन रिकमेंडेशन को फॉलो करें, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। डन। बाद बाकी और है क्या लाइफ में, खाना पीना और क्लास करना। तो खाना पीना तो अच्छा होना चाहिए ना, तो बस चाय पियो और कुछ पीना नहीं है तुम लोग को अभी, ठीक। अभी इसके बाद मेरे बाद आपकी क्लास है इकोनॉमिक्स की। कौन से सर आएंगे? संदीप सर आएंगे, वो आपको सिखाएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर संदीप सर की क्लास खत्म होगी तो हमारे सबसे कूल सर आएंगे, नवनीत सर बोलते हैं हम लोग, मैथ्स पढ़ाते हैं। वो आपको देखने में कुछ और, अंदर से कुछ और, तो ठीक है, आपको अलग एक्सपीरियंस देंगे। तो वो 2 क्लासेस आपकी रहेगी। कल मैं बीआरएस स्टार्ट करूंगा। हाँ, कैलकुलेटर जरूर लेके आना है। क्या लेके आना है? सबको चलाना सिखाना पड़ेगा। सबसे मेन आपको ना कैलकुलेटर से अवेयर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट जस्ट कि देख के प्लस माइनस ही तो करना है कर लेंगे, नहीं, आपका हाथ सेट होना चाहिए। आप कैलकुलेटर पे मेरे कैलकुलेशन देखोगे तो मैं कैलकुलेशन अगर 10 सेकंड में करूंगा, तुमको वो कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लगेगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेटर यू विल नेवर बी एबल टू यूज कैलकुलेटर। अगर किसी ने कैलकुलेटर नहीं खरीदा है, खरीद लीजिएगा। जो मोबाइल फोन में कैलकुलेशन करेगा उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया जाएगा। हमारे क्लास में मोबाइल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। टीचर भी यूज नहीं कर सकता, बच्चा भी यूज नहीं कर सकता। तो मोबाइल फोन आप यूज नहीं कर सकते फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेटर इज अ मस्ट। अगर कैलकुलेटर का रिकमेंडेशन चाहिए ना, मैं तुमको एक रिकमेंडेशन दे देता हूं, तुम वो वाला कैलकुलेटर खरीदना। जस्ट अ सेकेंड। सर आप बोले मोबाइल फोन यूज इज वर्जित, अरे तुम लोग को कैलकुलेटर दिखा रहा हूं। वो कैलकुलेटर अगर आप लाओगे, दैट कैलकुलेटर इज वेरी गुड एंड उससे आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। वो कैलकुलेटर लाना केशियो वाला क्लास में। हाँ, इसमें ये वाला कैलकुलेटर दिखाइए दीदी प्लीज, पास। ये कैलकुलेटर ना अच्छा है, बट इस कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम है। इसमें एक बटन नहीं है जो बटन आपको लगेगा, जीटी बटन। कौन सा बटन? जीटी। जीटी इज ग्रैंड टोटल। वो आपको मैथ्स के कैलकुलेशंस में बहुत काम आएगा, तो जीटी बटन मेरे को चाहिएगा। इसीलिए ये वाले कैलकुलेटर को ना मैं मना करूंगा यूज करने के लिए। यू नीड दैट जीटी वाला कैलकुलेटर। इसमें है दीदी? वेरी गुड, इसमें है। हाँ, ये वाला कैलकुलेटर अच्छा है, दिस इज गुड। ये देखो, ये कैशियो का कैलकुलेटर है। मॉडल नंबर याद रखना होता है, MG12D। मैं लिखता हूं कैशियो MJ12D। MJ12D, इसमें सब फंक्शंस है जो आपको काम आएंगे। ये कैलकुलेटर ही आप परचेज करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कर भी लिया उल्टा पुल्टा तो वो पापा को दे दीजिए, दूसरे काम में आ जाएगा। आप प्लीज यही कैलकुलेटर यूज कीजिए। क्यों रीजन दे रहा हूं, नेक्स्ट 4 साल जब तक आप CA CMA नहीं बनोगे, कैलकुलेटर रोज लगेगा। तो जब जो चीज 4 साल के लिए लगेगा उसमें तो पैसा लगा ही सकते हैं। 250-300 रुपए की चीज है, इसमें कंजूसी ना करें। कैलकुलेटर प्लीज अच्छा बाई करें। उसमें हाँ लेके आइए। मैं आपको 2-3 रिकमेंडेशन दे देता हूं। जैसे ये ना, ये MG120D है। 120D मत लेना, 12D लेना। दिखाइए, यही सेम है MG12D। और एक ये भी छोटू सा कैलकुलेटर अच्छा है, MZ12SA, कैसियो का ही है। इसमें भी सब कुछ है। MZ12SA, ये छोटू सा कैलकुलेटर देख, ये ना कैरी करने में भी थोड़ा इजी होता है। वैसे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कैलकुलेटर आप कैरी कर सकते हैं। इसमें भी GT बटन, M+M- सारे बटन हैं जो आपको डेली बेसिस पर काम आएंगे। ज्यादा बड़ा कैलकुलेटर मत कैरी कीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे हंसी आएगा, पास वाला देखेगा तो। कुछ कुछ बच्चे कीबोर्ड जैसा कैलकुलेटर यूज करते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कहीं भी जाए तो जाके हम ले जा सके उसको। लड़का लोग तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में प्लास्टिक लेके जाता है। प्लास्टिक लेके जाता है तो छोटा कैलकुलेटर लेके जाएगा, बड़ा कैलकुलेटर नहीं लेके जाएगा। और जो कैलकुलेटर अभी से यूज करेंगे, पूरे सिलेबस में, पूरे फाइनल तक हम वो एक ही कैलकुलेटर यूज करेंगे। मैं हमेशा ये कैलकुलेटर, पहले हमारे टाइम में आता था GT बटन के साथ, मैंने पूरे 5 साल अपनी CA कोर्स के यही यूज किया था। तो एक ही कैलकुलेटर यूज करना है, 3, 4, 5 कैलकुलेटर्स आपको यूज नहीं करने हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा इस बात पर। क्लियर बात? ये 2 रिकमेंडेशन है, दोनों में से कोई भी कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। नवनीत सर वैसे आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाएंगे, वो बताएंगे कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं। मैथ्स में सबसे ज्यादा काम आएगा, फिर अकाउंट्स में। अकाउंट्स में नॉर्मल फंक्शन प्लस माइनस इनटू डिवाइड, बट मैथ्स में आपको हर तरीके के फंक्शंस काम आएंगे। रूट ओवर भी आएगा, परसेंटेज वगैरह भी बहुत काम आएंगे। तो वो आपको पूरा कैलकुलेटर चलाना सिखाएंगे, वो आप अच्छे से सीखेंगे।
क्लियर है? कल से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? BRS। जिनको डर लगता है उनको बहुत मजा आएगा, और जिनको अच्छा लगता है उनको तो और अच्छा मजा आएगा। बहुत कुछ नया नया चीज सीखेंगे। डोंट मिस दी क्लास। मेरा सिर्फ एक ही बात मान लो, इतने पैसे दिए हैं तुमने, एक्चुअली तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम सिर्फ एक चीज इंश्योर करो कि मैं क्लास रोज आऊंगा। अगर तुम उतना काम करोगे ना, आई गिव यू अश्योरेंस, द डे आई कंप्लीट द सिलेबस, तुम बोलोगे अकाउंट्स वापस खोल के देखने का जरूरत नहीं है, बट तुमको क्लास आना पड़ेगा, नहीं तो हम जाके नहीं सिखा पाएंगे। क्लियर है? जिन्होंने लाइव एट सेंटर लिया है, प्रीमियम पेमेंट किया है, वो लाइव एट सेंटर ही आइएगा। लाइव एट होम मत कीजिएगा ये बोल के कि मेरे पास ऑप्शन है कि चल भाई पैसा दिया है तो लाइव एट होम भी करके देखते हैं। नहीं, लाइव एट सेंटर का पैसा दिया है तो लाइव एट सेंटर आइए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होने दीजिए, उसी के लिए तो आपने पैसा दिया है। तो प्लीज आइएगा, आप मिस मत कीजिएगा। बच्चों का आजकल क्या प्रॉब्लम होता है ना, अभी प्रॉब्लम कब होगा? दिवाली तक कोई इशू नहीं होगा। दिवाली में घर जाएगा, कोई 2 दिन बाद आएगा, कोई 4 दिन बाद आएगा, कोई 5 दिन बाद आएगा, एक चैप्टर शुरू हो जाएगा तो बोलेगा छोड़ ये चैप्टर खत्म होगा तब लाइव में जाएंगे। नेवर डू दिस। एक क्लास मिस हो गई है तो फटाफट उसको बैकअप कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाइव ज्वाइन कर सके। मेरा बात क्लियर है? दिवाली की छुट्टी वगैरह सब डिटेल्स मैं कल आपको दे दूंगा ताकि जो बाहर जाने वाले हैं वो अपनी टिकट अच्छे से बना सके। दिवाली में छुट्टी रहेगी, 4-5 दिन की छुट्टी दूंगा ताकि जैसे धनतेरस से छुट्टी हो जाएगी, धनतेरस से पहले वाला दिन क्लास होगा, फिर आप घर जा सकते हैं। दिवाली के 1 दिन बाद छुट्टी रहेगी, उसके बाद से आप आ सकते हैं। तो वो छुट्टी दी जाएगी सो दैट यू एंजॉय योर फेस्टिवल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ, आप एंजॉय कीजिए, बट फिर क्लास रेगुलर होनी शुरू हो जाएगी। डन है बात? आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीदी ये दो ना सेम है, आप कोई नाम लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है, यही आपका। और कैलकुलेटर के पीछे ये दीदी ने नाम लिखा है, आप लोग भी नाम लिख ले। ये नहीं है आपका? तो ये किसी और का है। ऐसे नाम और नंबर लिख ले, कभी छूट जाएगा ना तो अपने आप हमारी टीम आपको दे देगी, ठीक है? ये पता नहीं किसी का छूटा हुआ ही होगा फिर, क्योंकि मेरे यहाँ तो आदित्य गुप्ता कोई नहीं है। डन। ऑनलाइन सब कुछ स्मूथ था क्लास में? एक बार बता दो। अभी जो क्लास के बीच का 15 मिनट का ब्रेक होता है ना, उसमें कहीं जाइएगा मत। आधी घंटे वाले ब्रेक में नीचे घूम के आइएगा, प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट वाले ब्रेक में यहीं बैठिए, एक दूसरे से दोस्ती कीजिए, बातें कीजिए, पानी वगैरह पिए, तब तक दूसरी क्लास चालू हो जाएगी। डन? ये सब इसलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो और तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमारा काम है, अगर हमने पैसे लिए हैं तो तुमको पार लगवाना है, क्योंकि बस उसी चीज के हम पैसे लेते हैं। तुमको पार नहीं लगवा पाए तो हमारा पैसा लिया हुआ गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम पास हो, इसीलिए तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं। क्लियर है? वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड सलोनी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे हम लोग। डन? बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही।